हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत कुछ वर्षों में ये प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, जो बेसिकली आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। दोस्तों, मैंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जिसमें दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन जो महत्वपूर्ण भारत में जो सामाजिक सुधार जो उन्होंने किया है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने उर्जित एकेडमी में अपलोड किया है। आप वहां जाके डिटेल में उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं वो प्रश्नों की जो विगत कुछ वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, और ये प्रश्न जो है 200 प्रश्न है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी सीरीज़ है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा और इससे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम प्रश्न हमने लिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में उस समय जो बम्बई थी उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। आर्य समाज किसके विरुद्ध था। तो दोस्तों, आर्य जो समाज था वो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के ये विरुद्ध थे। दोस्तों, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और अक्सर जो है पूछा जाता है कि अगर आर्य समाज ने मतलब आर्य समाज को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, उद्देश्य जो है हमें किसी भी संस्था का, क्योंकि कोई भी संस्था होती है तो उसका एक एम उद्देश्य जरूर होता है कि आखिर ये करेगी क्या। तो यहाँ पर आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, राजा मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता कहा जाता था। दोस्तों, इन्हें बहुत सारे अलग अलग इनके निक नेम हैं जो कि मैंने वीडियो में अपलोड किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न जो है पूछा जाता है। आखिर अक्सर जो है इनके निक नेम पूछे जाते हैं कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या नव भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है पूछा जाता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो इनके निक नेम होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रश्नों में पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर का है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, राधानगर जिला वर्धमान में हुआ है। अब वर्धमान कलकत्ता में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है ये मूल शंकर है। ठीक है, इनका जो रियल में जो नाम है ये मूल शंकर है। और दोस्तों, मैंने ये भी पिछले पिछले वीडियो में बताया है कि मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है नाम किसने परिवर्तित किया। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर भारत, पंजाब और मद्रास में फैली। तो दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने। दोस्तों, जो ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई 1828 में, ये इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो इसको अलग अलग लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था, जिसमें एक थे केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में जो है उसको फैलाया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है कि जो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना बेसिकली जो है समाज में व्याप्त उसके समाज सेवा के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की है। जो थर्ड नंबर का है कि राजा मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस ने किस संस्था से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज से ये जुड़े। दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है। फोर्थ नंबर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क के दो लोगों ने की, एक ब्लाडावास्की, एक स्टील आलकट ने की है। दोस्तों, ये इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो भारतीय संस्कृत और भारतीय की संस्कृति से और उनके जो विचार है इतने प्रभावित हुए कि वो इससे जुड़ना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो भारतीय संस्कृति है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में की। फिफ्थ नंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। तो दोस्तों, 1882 में अडयार, मद्रास में हुई। ठीक है, ये तो अमेरिका में हुई थी, लेकिन बाद में जो है ये 1882 अडयार जो है मद्रास के तहत आता है, वहाँ पर हुई है। अब मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
चलिए हम अगला देखते हैं, तमिलनाडु जिसे बोलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार या लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती जी थे और राजा राम मोहन राय थे, इन दोनों के बीच में जो मेन जो है भिन्नता देखने को मिलती है कि जो राजा राम मोहन राय थे वो पश्चात शिक्षा के जो है प्रबल समर्थक थे, वहीं जो दयानंद सरस्वती जी थे वो भारतीय जो वेद हैं, जो भारतीय संस्कृति है, वो चाहते थे कि वो पश्चात शिक्षा भारतीयों के लिए अच्छी नहीं है, जो उनकी जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है, वेद हैं, वही जो है उनके लिए लाभकारी है, उनके समाज के लिए हितकारी है। तो इसीलिए जो है इन्होंने एक नारा भी दिया है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये किसका है? दयानंद सरस्वती का। अगर दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय के बारे में अगर भिन्नता पूछी जाए तो आप बता सकते हैं पश्चात शिक्षा दोनों में जो है भिन्नता है। ठीक है, दोनों एकेश्वरवाद को मानते थे, लेकिन यहाँ भिन्नता केवल पश्चात शिक्षा को लेकर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में बेल्लूर जो कलकत्ता के तहत आता है में किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। ठीक है, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के जो विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो स्थापना इन्होंने किसने? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलवाया था। ठीक है, और उन्होंने ही जो है जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, उसकी भी जो नींव भी जो है उन्होंने ही रखी है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों हेनरी विलियम डे डेरोजियो। दोस्तों ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है। दोस्तों मैंने इनसे रिलेटेड भी वीडियो कल अपलोड किया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं थर्ड नंबर का, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो इस मृत्यु है 1833 में ब्रिस्टन अमेरिका में लंदन में हुई है। उन्होंने जो अकबर द्वितीय थे उनकी पेंशन संबंधित जो वहाँ के राजा महाराजा थे, रानी थी, उनसे बात करने के लिए गए और अंततः जो उनकी मृत्यु हो गई 1833 में ब्रिस्टन में। दोस्तों ये प्रश्न जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रश्न पूछा गया है। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? पटना में है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1833 में, 43 में। दोस्तों ये इतिहास ये हो जाने के बाद, इसके बाद दोस्तों जितने गवर्नर जनरल या गवर्नर रहे हैं भारत में अंग्रेज, उनसे रिलेटेड एक एक करके जो है हम उनसे उन्होंने क्या सुधार किया, क्या महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड भी दो वीडियो बनेंगे। और क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन सी घटना घटी, बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम देख रहे थे कि जो भारत में दास प्रथा है वो 1843 में जो है इसको अवैध घोषित किया गया है। यानी दास जो होते थे, कोई भी गुलाम दास बना लेता था, उसको अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको अवैध घोषित किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है व्यवस्था से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। ये गवर्नर जनरल थे, ये इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। साथ में जो सती प्रथा का कानून था, जिसके अनुच्छेद 117 यानी 17 के तहत अनुच्छेद 17 के तहत उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी व्यक्ति सती प्रथा के लिए किसी भी स्त्री को मजबूर करेगा वो मृत्यु दंड का भागीदार होगा, यानी उसमें प्रावधान किया गया। तो ये इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने जो इंग्लिश शिक्षा भारत में आई उसके जन्मदाता भी बेसिकली यही है। इन्होंने एक लॉर्ड मैकाले नाम व्यक्ति को जो है इसमें नियुक्त किया, जो कि बताया कि किस तरह से चीज़ें की जाएंगी। सेकेंड नंबर है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने कहा? तो ये कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई, यानी वेदों के बहुत ही प्रबल समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है
महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है दोस्तों? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो सुकरात है महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। फोर्थ नंबर है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों 1893 में शिकागो बेसिकली आता है अमेरिका के तहत, वहाँ पर उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारत का उन्होंने पक्ष रखा। संवाद कौमुदी नामक पत्र किसने उसकी शुरुआत की? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने जो है, ये साप्ताहिक पत्रिका है, इसकी जो है शुरुआत जो है ये इसका संपादन बेसिकली राजा राम मोहन राय ने किया था। संवाद कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिन पत्रिका किसके द्वारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है देवेंद्रनाथ टैगोर से। दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर से ये संबंधित है। कौन कौन सी? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिन पत्रिका, ये तीनों संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर से। दोस्तों बहुत ही 200 क्वेश्चन इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न, अगर एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न मिलेगा तो आप डेफिनेटली आप इसका सही आंसर लिख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा स्वरूप हुई? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग तथा एक व्यक्ति और हैं, आत्माराम पांडुरंग ने बेसिकली की थी। इसके बाद गोविंद रनाडे जी थे। इन्होंने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया, मुंबई में किया। ठीक है। जो अगला प्रश्न है, बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बामा बोधनी। ठीक है। शारदा मणि कौन थे? तो दोस्तों शारदा जो मणि थे रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी। अब रामकृष्ण परमहंस कौन है? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। ठीक है। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सुकरात किसे कहा जाता था, तो वो गोविंद रनाडे थे, उसको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। साथ ही जो अब हम पढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था, तो वो गोपाल देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख थे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद। ठीक है। किसने? एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब ने की थी। दोस्तों ये प्रश्न भी आया है, राधा स्वामी सत्संग। इसके बाद फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन है? तो एनी बिसेंट। ठीक है। ये आयरलैंड की लेडी थी एनी बिसेंट। ठीक है। ये पहली महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। भारतीय नहीं है, भारतीय तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। लेकिन जो पहली महिला है जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी ये अध्यक्ष रही। कौन? 1917 में। ठीक है। तो एनी बेसेंट बेसिकली जो है जिन्होंने फेवियन आंदोलन की का प्रस्तावक कौन था? वो है एनी बेसेंट। अगला हम देख लेते हैं, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा? तो वो है अहरार। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक में स्टार्टिंग में ही जो आंदोलन चला वो है अहरार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत समाज सेवा की स्थापना किसने की? ठीक है। भारत समाज सेवक यानी इंडियन सोसाइटी, भारत समाज सेवा यानी इंडियन सर्विस सर्वेंट, ठीक है, सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। नंबर 2, ठीक है, भारत समाज सेवा की स्थापना किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। दोस्तों ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय, जिसे हम रामकृष्ण के नाम से जानते हैं। 5th नंबर, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी। ठीक है। 1917 में बनी। दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया?
1983 में, यानी 1893 में ये सम्मेलन हुआ है। प्रिंसेस ऑफ जीसस की रचना किसने की? दोस्तों प्रिंसेस ऑफ जीसस की रचना जो है राजा राम मोहन राय ने की है। दोस्तों राजा राम मोहन राय से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उर्जित अकेडमी में अपलोड है, आप उसको डिटेल से उनकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं इसलिए जो है इनको यहाँ पर 200 प्रश्नों के उसमें शामिल किया गया है। राजा राम मोहन राय की जो फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो दोस्तों है तू है फुल, तू है क्या है, तू फुल, तू है उल मुहाहिदीन, ठीक है, तू है तुफे लू है उल मुहाहिदीन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना, इसकी भी स्थापना जो है उन्होंने की है राजा मोहन राय ने। राजा मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? वो है सुभाष चंद्र बोस ने उनको युगदूत कहा था। अगला प्रश्न है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया। दोस्तों क्या हुआ कि जो 17वीं 18वीं शताब्दी में, सॉरी 18वीं 19वीं शताब्दी में जो जो हिंदू धर्म के लोग लालच बस आर्थिक तथा सम्मान पाने के उद्देश्य से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, यानी उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है। जब उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि ये पुनः अपने धर्म में वापस लौटाएं, इसीलिए उसी के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना बेसिकली किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। अगला है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने पर ब्राह्मण समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावागीश थे, ठीक है, इन्होंने संभाली। क्या है? विधावागीश ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती विचारों का पुस्तक जो है मिलता है सत्यार्थ प्रकाश में। इसके बाद अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो दोस्तों कालीकट में उतरा। अब कालीकट का मतलब ये नहीं कि कलकत्ता में है, दोस्तों कालीकट जो है बेसिकली केरल में है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है और लोगों ने गलत किया है इसको, क्योंकि ऑप्शन में कलकत्ता भी रहता था तो लोग कलकत्ता पे टिक करते थे, तो ये जो है केरल में है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो बेसिकली जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। 1498 में भारत आया था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? दोस्तों सर टॉमस रो है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, सर टॉमस रो। गोवा दमन द्वीप जो है किस उपनिवेश के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था, किसके कंट्रोल में था? तो ये पुर्तगाली के कंट्रोल में था। दोस्तों 1900 जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ाद पूरी तरह से कब हुआ? ये हुआ है 1961 में। 1961 में ये इनके कंट्रोल में था। और वहीं जो है हम पुदुचेरी और ये इनकी यमन की बात करें तो यहाँ पर फ्रांसिस का जो है कब्जा था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाने में अनुमति किससे ली? तो दोस्तों किससे ली? ये जहांगीर थे, यानी अंग्रेज ने सम्राट दरबार में आके भेंट की सर टॉमस रो ने, और किससे परमिशन ली? जहांगीर से, ठीक है। क्योंकि जब अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी, ठीक है, किस जिले में लगाई या किसकी अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से प्राप्त की। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? कि दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में लगाई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी जो है पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी, गुजरात जिले के अंतर्गत आता है। सूरत में जो है उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो दोस्तों भारत के समुद्री जो मार्ग की खोज है वो है वास्को डी गामा ने की है। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध की संधि किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों वो है पेरिस संधि के नाम से जानी जाती है, पेरिस संधि के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो दोस्तों जो कालीकट के राजा थे जुमेरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो ये जितने प्रश्न भी आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जो है आए हुए हैं, चाहे MPPSC हो या व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टाइप की क्या है प्रश्न बार बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ब्रिटिश काल के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको ये मैं बता, इसके अलावा जो है जितने गवर्नर जनरल होंगे उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो आपके सामने बना के लेकर आऊँगा। तो अभी केवल हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रश्न जो है आए हुए हैं।
ब्रिटिश के साथ, क्यों क्या होता है, जिस तरह से अगर इस तरह के प्रश्न हमें अगर पता चल जाते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको हमेशा देखते रहना चाहिए। दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, और विगत वर्षों में किस तरह प्रश्न आए हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाती है तो तैयारी करने में आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश के साथ जो है बेसिंग संधि बेसिकली किस पेशवा ने की थी, तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, तो फ्रांसिस डी अल्मीड़ा था। ठीक है, नीले पानी की नीति। फोर्थ है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। यानी भारत में क्योंकि आए तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन था संस्थापक मुख्य रूप से, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों को भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो वह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, शायद वो डुप्ले था। अगला हम प्रश्न बात करते हैं, भारत में किस राज्य के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों पंजाब में पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे वो रणजीत सिंह थे। ठीक है, राजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि ली, तो दोस्तों वो है लाहौर। बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने आप बेसिकली राजधानी भी लाहौर को ही बनाई थी। दो राजधानियाँ थी, एक अमृतसर थी, दूसरी लाहौर थी, पर मुख्य राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों की भी संधि कौन सी हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों की ओर से राज्य के बीच सीमा निर्धारित करती है, वो है सतलुज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया, तो वो है किसने किया, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ। सिंध का जो विलय है वो लॉर्ड एलन बरो ने किया। किसने किया है, लॉर्ड एलन बरो ने किया है। बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है, सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, डुप्ले है। ठीक है, इन्होंने जो है सहायक संधि की मतलब जन्मदाता है ये, इन्होंने स्टार्ट किया है। पर उसको जो है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया, वो है लॉर्ड वेलीजली ने किया है। ठीक है, सहायक संधि बेसिकली क्या होती है दोस्तों, सहायक संधि ये होती थी कि अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जिस क्षेत्र में अगर जिसमें भी जो है उन्हें सहायक संधि करनी होती थी, तो उसमें क्या करते थे, उसमें अपनी एक सेना टुकड़ी रख देते थे। ठीक है, और उनके जो जो उस क्षेत्र के महाराजा अधिकार होते, रियासत होती थी, तो उनमें क्या है उनके अधिकार सीमित कर देते थे। ठीक है, और जो उसकी टुकड़ी वहाँ रख देते थे, तो उस टुकड़ी के माध्यम से वो लोग देख परेख करते थे कि आखिर जो यहाँ कोई ऐसी गतिविधियाँ तो नहीं चल रही हैं। साथ ही साथ जो उस टुकड़ी को वहाँ रखते थे सेना की, उस टुकड़ी को क्या है, उसका जो भी वाहन है, खर्चा है, वो उस संबंधित रियासत को करनी पड़ती थी। दोस्तों, हम सहायक संधि के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लॉर्ड वेलीजली जो गवर्नर जनरल थे इनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, अभी हमने बात की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। फिफ्थ है, गोद प्रथा प्रतिबंध किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध, इसको बहुत सारे डॉक्ट्रिन लैब्स, गोद निषेध प्रतिबंध, इस टाइप की चीज़ें जो है उन्होंने स्टार्ट की थी, जिससे क्या है कि ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनके संतान नहीं थी। इसके अलावा जो उनके शासक अयोग्य थे, ठीक है, तो उनको क्या करते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। दोस्तों, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का स्थापित कब हुई, गठन कब हुआ, तो 1616 में हुआ। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई, हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग मतलब वॉरेन हेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, जो बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलीजे ने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न, जो 3 नंबर का और 4 नंबर का है, ये दोस्तों इतिहास के सबसे अच्छे प्रश्न होते थे। अक्सर प्रश्नों में ये जो है क्वेश्चन उसमें एग्जाम्स में आया करते थे। टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम क्या है, कब हुई, 1822 में। ठीक है, 6 नंबर, बैरकपुर के सैन्य विद्रोह कब हुआ, तो 1824 में हुआ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ। चलिए हम अगला देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है, तो वो है विलियम बेंटिंग। ठीक है, इन्होंने जो है इंग्लिश को बढ़ावा दिया और इसलिए जो है इनकी शिक्षा सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किसने की, तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने की। ठीक है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 में लगा। उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे।
किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, यानी भारतीय प्रेस पे जो है कुछ पाबंदियां लगी हुई थी। पाबंदियां किस टाइप की? यानी कुछ चीज़ें आप छाप नहीं सकते थे। ठीक है, उनको क्योंकि क्या होता था, जो भारतीय पत्रकार थे और जो भारत के पत्र थे, भारतीय प्रेस था, तो क्या करते थे, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों के उपनिवेश में था, तो वो क्या करते थे, उसके विपरीत उनके विरुद्ध जो है छापते थे, जिससे जनमानस में एक एकता आए और जो है आज़ादी के लिए उसमें लड़ाई लड़ें। तो अंग्रेज क्या इसको दबाने के लिए क्या करते थे, प्रेस को बंद करवा देते थे, या उसको बंद करवाने के साथ साथ उनको जेल में भी डाल देते थे। लेकिन जो ये चार्ल्स मैडकॉफ आए, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सबको उन्होंने जो है स्वतंत्रता दी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इनाम कमीशन जो है स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की है। ठीक है, इनाम कमीशन। चलिए हम अगला देख लेते हैं, किस कर अर्थव्यवस्था के तहत किसानों की उपज 50% वसूला जाता था? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था है। दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये 50 ना होकर ये 51 है, आप इसे 41 करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, तो इसको आप 51 कर लेंगे। 51 है, ठीक है, बेसिकली ये है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी प्रथा क्या है। अभी केवल हम यहाँ देख लेते हैं, बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नरबली का प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? तो दोस्तों किस काल में हुआ? नरबली का अंत किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, आप इसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी इसका मतलब ये हो रहा है, पहले हम देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने ऐसा बोला है। ठीक है, संपत्ति के मतलब भारत से ब्रिटेन की ओर, यानी जो भी भारत का धन है वो ब्रिटेन जा रहा है, यानी संपत्ति के आवाहन, यानी एक संपत्ति यहाँ से वहाँ जा रही है। ये जो एक सिद्धांत था, ये दादा भाई नौरोजी ने जो है दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले आकलन लगाया था कि एक भारतीय जो है उसकी साल की जो इनकम है वो कितनी, 20 रुपये है। इन्होंने ही अनुमान लगाया था। तो ये इन्होंने बताया है कि संपत्ति का जो वाहन भारत से ब्रिटेन जा रहा है, ये दादा भाई नौरोजी ने बताया है। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो आगरा और कलकत्ता के बीच में। किसके बीच शुरू की गई? तो वो है आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू की गई। 5th नंबर है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों भारत में पहली सूती मिल जो है वस्त्र ये स्टार्ट की गई है मुंबई में। ठीक है, कहाँ की गई है? मुंबई में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो प्लासी की युद्ध। ठीक है, मतलब इसमें जो प्लासी का युद्ध हुआ, एक बक्सर का युद्ध हुआ। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि अंग्रेज पूरी तरह से, प्लासी की युद्ध खासकर बक्सर का जो युद्ध हुआ, ठीक है, ये बक्सर की 1764 में, इसके बाद जो है अंग्रेज भारत में पूरी तरह से हावी हो गए। लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी वो प्लासी की युद्ध से स्टार्ट हो गई, यानी अंग्रेजों ने भारत को लूटना प्लासी की युद्ध के बाद से शुरू कर दिया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने जो है स्टार्ट किया। ठीक है, प्रथम लाइन जो है किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ट्रेन की बात करें तो ट्रेन किसने चलवाई थी? कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट्स में बताना है कि कब स्टार्ट हुई भारत में पहली रेल लाइन। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के लाभ किसके द्वारा प्राप्त हुआ? वो जमींदार के द्वारा हुआ। ठीक है, हम बात करेंगे इनमें, जब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे भू राजस्व में रिलेटेड कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी क्या है। उसके तहत जो है इसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? वो जमींदारों को प्राप्त हुआ। ठीक है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का जो है शुरुआत की। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब चालू हुई? 1820 में चालू हुई। ठीक है, कब चालू हुई? 1820 में चालू हुई। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी व्यवस्था कब चालू हुई? तो 1822 में चालू हुई। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था कब चालू हुई? 1822 में। अगला हम देख लेते हैं, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों बिहार। उस समय बिहार जो है अफीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग को पता नहीं क्या कारण थे, तो दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर, ठीक है, उच्च
तटकर। यानी 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर। ठीक, यानी जो भारत के जो माल बनते थे उसको अगर ब्रिटेन में हमें निर्यात करना है तो उसमें टैक्स इतना लगा दिया जाता था जिससे कि वो और महंगा हो जाता था, और जब ब्रिटेन के बाजार में जाता था तो उसको महंगा होने की वजह से कोई नहीं खरीदता था, इसलिए जो है वो धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। इसके अलावा दूसरा एक कारण ये भी है कि जो है यहाँ से जो सस्ते माल लेते थे, ठीक है, यहाँ जो कच्चा माल होता था तो अंग्रेज लोग क्या करते थे? सस्ते में खरीद लेते थे, ठीक है। और जब सस्ते में खरीद लेते थे तो और उस ब्रिटेन में जाके क्या करते थे? उसको उसको वहाँ से जो भी सामान बन जाता था उसको लाके भारत में जब एक्सपोर्ट करते थे तो उसकी मांग ज़्यादा रहती थी, तो इसलिए धीरे धीरे जो है वस्त्र उद्योग धीरे धीरे क्या हुआ? कम होता गया। अगला हम देखते हैं नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक किसने थे? तो दोस्तों नील दर्पण के जो है, ठीक है, यानी नील जो कृषक थे उसकी जो उनकी जो दुर्दशा हुई थी उस पर जो है दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नील दर्पण, ठीक है। तो यानी दीनबंधु ने जो है दर्पण नाम की एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया? तो वो वायनाड जनपद में लगाया गया था। कहवा क्या होता है? जिसे हम कॉफ़ी बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा जो है पहला कॉफ़ी बागान लगाया गया था वायनाड जनपद में, केरल में आता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो दोस्तों भारत में जो है प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। कब हुई? 1871-72 में, ठीक है। पर ये नियमित नहीं थी, ठीक है, ये नियमित नहीं थी। इसके बाद अगला हम देखते हैं, नियमित 1881 से नियमित जनगणना होने लगी, और ये जो वर्ष है 2021 का, ये जनगणना का ही वर्ष है। अगला हम बात करते हैं सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो दोस्तों वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड सर टॉमस मुनरो है। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भू राजस्व कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? 89%। 89% ये किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे, साथ में 11% ये खुद रखते थे, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, ये प्रश्न देखिए दोस्तों पूछे गए हैं, तो इसके रिलेटेड जो है मैं अगला वीडियो जो है इसी से संबंधित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसमें उनके प्रबंध में चलाने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक था। यानी भारत में जो भारतीयों द्वारा जो है स्टार्ट किया गया बैंक 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलाने वाला जो चलाने वाला क्या है? सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त पहली बार अंग्रेजों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई, उसमें बम्बई था, बम्बई प्रेसिडेंसी में ये लागू हुआ। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1913 में हुआ। कब हुआ? 1913 में। रेल विभाग के लिए प्रथम रूप से पृथक बजट प्रारंभ 1924 में हुआ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, यानी रेल का जो बजट होता था, अब तो खैर एक ही में मिला दिया गया है, लेकिन पृथक 1924 में अलग हुआ। जो मुख्य बजट था उससे रेलवे को अलग 1924 में किया गया। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ, ठीक है, विकेंद्रीकरण हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद 4th नंबर का है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, कथन किसने कहा? ये है जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है कि भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यानी आपस में मिलते हैं। तो ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट IMP, ठीक है। अन प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही बताया कि क्या है, जो भारत का धन है वो कहाँ? इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है। संपत्ति क्या हो रहा है? अवहान हो रहा है, ये इन्होंने ही बताया है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में हुई। भारत में रेलवे की स्थापना का आधुनिक उद्योग यानी जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की? दोस्तों सिरसा बंगाल में की गई, पटसन की। दोस्तों बंगाल वर्तमान में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों बिहार में हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? वह है कार्नेसिस डहस्थमान था।
डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। ठीक है, 39 डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? दोस्तों हॉकिंस जो थे, ठीक है, हॉकिंस को खान की उपाधि दी। दोस्तों मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट ये 4th नंबर का है। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दी। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज कौन सा था? वो है रॉल्फ फिंच। ठीक है, आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज था रॉक फिंच। दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की। कहाँ? मछलीपट्टनम में। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है, मछलीपट्टनम में। यानी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। दोस्तों जो मुंबई है वो एक द्वीप पर निर्मित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? दोस्तों कोचीन में खोली। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में लगाई। ठीक है, कहाँ लगाई थी? सूरत में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की? वह शाह आलम द्वितीय ने जो क्या है कंपनी को दीवानी प्रदान की। अगला हम प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो जो मुद्र छापने की मशीन तो वो है पुर्तगालियों ने। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो यानी 1600 में स्थापना हुई है, तो उस समय पे जो है बादशाह अकबर थे। ठीक है, अकबर की जो है मृत्यु हुई 1605 में। तो यानी उस समय पे कौन से बादशाह थे? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? तो 1954 में। ठीक है, ये फ्रांस ने 1954 में सौंपा, पुर्तगालियों ने 1961 में सौंपा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाणीबास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में रखी। किसने रखी? किसके शासनकाल में? उस समय पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट प्रारंभ किया। ठीक है, जितने भारत में गवर्नर बने, वायसराय बने, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन के शासनकाल में क्या क्या हुआ है। चलिए हम अगला देख लेते हैं कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी अवध का जो संस्थापक वो शहादत खान थे। ठीक है, शहादत खां थे। सुरक्षक प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? वो है राजा सिताब राय को। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, राजा सिताब राय को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ने बिहार की दीवानी बनाया? वो है राजा सिताब राय ने। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उस समय दिल्ली के समय शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय शासक था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु दोस्तों हुई, वो है 1799 में। ठीक है, चौथा मैसूर युद्ध के समय जो है इनकी मृत्यु हुई। महाराणा रणजीत सिंह किसके उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 1 मिनट। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये समाप्त हुआ यहाँ पे, और शायद इसके बाद एक आध और है। हाँ, इसके बाद और है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है, स्थायी बंदोबस्त का जो सिद्धांत दिया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की प्रणाली की जन्मदाता जो है लॉर्ड वेलेजली हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। जब 1857 में क्रांति हुई दोस्तों, इसके बाद फिर क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया ने भारत में शासन जो है अपने हाथों में लेने की घोषणा की, और उनको जो है इलाहाबाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया? उसको पढ़कर सुनाया। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? दोस्तों सुक रचकिया क्या है मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो दोस्तों मीर कासिम थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, मीर कासिम जो है ये किया। 4th नंबर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है, और ये 5th नंबर का इंपॉर्टेंट है। इसका अगला प्रश्न है डिंडीगुल क्या है? दोस्तों तमिलनाडु को एक शहर का नाम है। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर ये प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है कि डिंडीगुल क्या है। दोस्तों डिंडीगुल जो है बेसिकली तमिलनाडु का एक शहर का नाम है।
किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी। ठीक है, कब हुई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई है बेसिकली 1773 में हुई है। ठीक है, 1773 में हुई है स्थापना। ठीक है, अगला हम 1774 में हुई है। इसकी स्थापना 1774 आप कर लेंगे, 1774 में हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो वह है डाफरिन के समय हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठगों का दमन जो है किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो वह चूड़ामणि थे जिन्होंने जो ग्रामीण जाट को सैनिक रूप में एक संगठित किया था। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन से राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों 1856 में जो है अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर जो है उसको अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? वह सूरजमल को कहा जाता था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो दोस्तों बंदा बहादुर ने ये किला को बनवाया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या हुई? तो वह फारूक सियार। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये प्रश्न समाप्त होता है। और यहाँ पर जो है 200 की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ रही और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न जो है इससे संबंधित आएंगे। और इसमें 200 में से अगर हम 20 से 30 प्रश्न छोड़ दें तो वो प्रश्न जो है एक या दो बार आए हैं, लेकिन इसके अलावा जो और प्रश्न है वो कम से कम उनकी पुनरावृत्ति चाहे पीसीएस हो या व्यापम में कोई एग्ज़ाम हो उसमें रिपीट हुई है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें। नमस्कार।